जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका सी टेट का जो एग्जाम आज यानी कि 25 जनवरी को हुआ है, तो उसमें मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं पूरे 15 के 15 प्रश्न आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, ईंट, माचिस, किताब और लैपटॉप ये सभी किस प्रकार की आकृति है? वर्ग है, आयत है, घनाभ है या फिर घन है? तो हम इन सब में से सभी आकृति एक ही तरीके की होंगी। एक आकृति को बना लेते हैं, ईंट की आकृति को। तो ईंट हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जो हम आकृति बना रहे हैं इस तरीके से होगी। और जो ईंट होती है इसकी कितनी साइड्स होती हैं, कितने फलक होते हैं? ईंट के 6 फलक होते हैं और 6 ही फलक होते हैं हमारे घनाभ के। तो ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है ये आकृति हमारी घनाभ की। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 जो आपसे पूछा गया है आज। एक लड़का सुबह 6 बजे उठता है और जब उसने नाश्ता किया उठने के बाद उस समय जो घड़ी थी, घड़ी में मिनट की सुई 12 पर थी और घंटे वाली सुई 9 पर थी। तो जागने के कितने समय बाद उसने नाश्ता किया है, इसका पता हमें लगाना है। तो हम एक घड़ी बना लेते हैं पहले यहां पर इस तरीके से। इस पर नंबर लिखेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहां पर हो जाएगा हमारा 7, 8, 9 और 10 और 11 ये हो जाएगा। अब दिया हुआ क्या है? देखो दिया हुआ कि जो मिनट वाली सुई थी यानी कि बड़ी वाली सुई वो 12 पर थी, तो हम यहां मिनट वाली सुई बना देते हैं यहां पर 12 पर। और छोटी वाली सुई हमारी 9 पर थी, तो छोटी वाली सुई 9 पर बना ली हमने इस तरीके से। तो ये टाइम कितना हो रहा है? अब सीधी सी पता है, घंटे वाली सुई 9 पर है और हमारी मिनट वाली सुई 12 पर है, तो हमारे बज रहे हैं 9, यानी कि 9 बज रहे हैं हमारे। और वो लड़का किस समय उठा था? सुबह को 6 बजे उठा था। तो उठा 6 बजे था और उसने नाश्ता कब किया? 9 बजे किया। तो कितने समय के बाद किया? 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? अगर हम 9 में से 6 को घटाएंगे तो सीधा सीधा हमारा 3 घंटे आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 जो आपसे पूछा गया है। संख्याएं 45, 105 और 85 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। चाहे तो आप इस तरीके से इनके गुणनखंड कर सकते हैं। पहले इस तरीके से 5 से करेंगे 5 9 45, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा और फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 105 ये कर लेते हैं इस तरीके से गुणनखंड करके हमें आसानी से पता लग जाएगा इनका एलसीएम। पहले 5 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 5 दूनी 10 जी और 5 कम 5 21 आ जाएगा हमारा इस तरीके से। और फिर इसको काटेंगे 3 से तो 3 से 21 आ जाएगा और आगे 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे 85 का गुणनखंड करते हैं। 5 से ही काटेंगे, 5 कम 5, यहाँ 3 बचेगा और हमारा कितना हो जाएगा? 3 बचेगा 35 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 5 7 35 यानी कि 17 आ जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या होती है, 17 से ही कटेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? अब एलसीएम निकालने के लिए हमें इनके गुणनखंड जो है इनको देखना होगा। अब जैसे 5 आया है इसमें, तो 5 सबसे ज्यादा किस में आया है? 5 एक ही बार आया, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है। अब 5 को हम नीचे लिख लेंगे इस तरीके से, एलसीएम बराबर 5 लिख लिया, गुणा का निशान लगा दिया। इसके बाद देखते हैं 3, तो पहले वाले में 2 बार आया है 3, इसमें 1 बार आया है और इसमें 1 बार भी नहीं आया, तो 3 2 बार आया टोटल। इसको लिख लेंगे 2 बार, 3 लिख लिया इस तरीके से। तो पहले का काम पूरा खत्म हो गया। आगे देखते हैं इसमें 7 आया है और 7 को लिख लेते हैं इस तरीके से और आगे 17। हमारा सभी गुणनखंड आ गए हैं इसमें, क्योंकि एलसीएम में हम सभी गुणनखंड लेते हैं। इनकी गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 की और 7 की गुणा करेंगे तो हमारी कितनी आएगी? यहाँ पर 45 की और 7 की गुणा कर लेते हैं। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 लगेंगे, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आ जाएगा। और आगे हम इसकी 17 से गुणा करेंगे आगे। ठीक है, ये 17 बच गया था, 17 से गुणा कर लेंगे। 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 कम 17, 17 और 8 कितना होता है? 25 हो जाएगा, हासिल 2 लगेंगे। 17 तिया 51, 51 और 2 53 हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 5355 यानी कि 53 55 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 एक सीरीज से संबंधित क्वेश्चन था। बताना था कि रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, ये जो दे रखा है। सीरीज को लिख लेते हैं इसको, 1 3 6 और 10। अब यहां पर इसके अंतर की बात करें तो यहां पर कितने का अंतर आ रहा है? +2। अगर एक में हम 2 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इस तरीके से, इसमें जोड़ लें 3 और 3 6 हो रहा है। आगे जोड़ेंगे इसमें 4 जोड़ लें, 6 और 4 10 हो रहा है। इसी तरीके से आगे जोड़ देंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हमारे रिक्त स्थान में क्या आ गया? 15 आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि 12 समान सीटों में से 3/4 सीट रंगीन है तो बताइए बिना रंग की कितनी सीटें हैं। अब 12 सीटें दे रखी हैं भाई, 12 सीटें में से 3/4 सीट जो है वो रंगीन है, तो निकाल लेंगे इसका 3/4 निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 9 सीट कैसी है, 9 सीट हमारी रंगीन है। और टोटल सीट कितनी है हमारी, टोटल सीट 12 है, तो 12 में से घटाएंगे 9, कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि हमारी बिना रंग की सीट आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बैग में एक सफेद गेंद है और 3 लाल गेंद है, बैग में कितनी सफेद गेंद डालनी चाहिए ताकि जो सफेद गेंद है वो सभी गेंदों का आधा हो जाए। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है और जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले। तो हम एक यहां पर इस तरीके से एक बैग की तरह एक आकृति बना लेते हैं। मान लिया हमारा ये एक बैग है और इसमें क्या दे रखा है, एक हमारी सफेद गेंद है, एक सफेद गेंद दे रखी है और कैसी है, 3 लाल गेंद है। अब इसमें हमें कितनी सफेद गेंद डालें ताकि जो सफेद गेंद है वो सारी गेंदों का, टोटल गेंदों का आधा हो जाए। तो भी देखो इसमें 3 लाल गेंद है, अगर हम इसमें 2 सफेद गेंद और डाल देते हैं, ठीक है, 2 सफेद गेंद और डाल दें तो हमारी सफेद गेंद कितनी हो जाएंगी, टोटल सफेद गेंद हमारी हो जाएंगी 3 सफेद गेंद हो जाएंगी। लेकिन हमारे जो बैग है इस बैग में टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, टोटल गेंद हमारी 6 हो जाएंगी, यानी कि जो सफेद गेंद है 6 में से 3 हो जाएंगी, यानी कि आधी गेंदें हो जाएंगी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हमें 2 सफेद गेंद और डालनी चाहिए इसके अंदर ताकि हमारी जो सफेद गेंद है वो सभी गेंदों का आधा हो जाए। देखो जब हम दोबारा से देखते हैं इसको, अगर हम 2 सफेद गेंदें इसमें ऐड कर दें तो हमारी फिर कितनी हो जाएंगी, 3 सफेद गेंदें हो जाएंगी, 3 सफेद हो जाएंगी और 3 लाल हो जाएंगी इस बैग में। तो हमारी 3 सफेद गेंद हो गई और ये टोटल गेंदों का कितना है, टोटल गेंदें हमारी 6 है, तो टोटल गेंदों का आधा हो गया ना, और यही सवाल में कहा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्या 7 को टैली चिन्ह में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपके सीटेट एग्जाम में एक बार और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, उसमें भी हमने आपको टैली चिन्ह बताया था। अब दोबारा से बता देते हैं। देखो टैली चिन्ह क्या होता है, टैली चिन्ह में हम 1 के लिए 1 डंडा खींचेंगे, 2 के लिए 2 डंडे खींच देंगे, 3 के लिए 3 और चौथी 4 संख्या के लिए 4 डंडे हम सीधे खींच देंगे इस तरीके से। अगर हमें 5 को प्रदर्शित करना है तो 5वां डंडा यहां पर नहीं खींचा जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कैसे खींचा जाएगा 5वां डंडा, आइए देखते हैं। देखो 1 संख्या के लिए 1 डंडा खींच देंगे, 2 के लिए दूसरा, 3 के लिए तीसरा, 4 के लिए चौथा। लेकिन जब हम 5वां डंडा खींचेंगे तो मैंने आपको बताया सीधा डंडा नहीं खींचेंगे, हम कैसे खींचेंगे, तिरछा डंडा खींचेंगे, इन सभी को काटता हुआ इस तरीके से। ये हमारा 5वां होता है और यही हमें याद रखना है। 4 डंडे खड़े खींचेंगे और लास्ट वाला डंडा 5वां तिरछा खींचेगा। ठीक है, हमें क्या लिखना, 7 संख्या लिखने, 5 हमारे हो गए हैं। अब 7 के लिए 2 डंडे और खींच दो इस तरीके से। भाई अब एक बात और देखते हैं, यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर 21 प्रदर्शित करना है, कितना प्रदर्शित करना है, 21, तो कैसे करेंगे। देखो 1 2 3 4 5वां तिरछा, 1 2 3 4 5वां तिरछा, 10 हो गए हमारे। 1 2 3 4 5वां तिरछा डंडा और फिर से 1 2 3 4 5वां तिरछा और 1 और खींच दिया। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या को अगर हमें इससे प्रदर्शित करना हो तो 4 सीधे डंडे खींचेंगे और 5वां डंडा हमारा तिरछा खींचेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक मानचित्र में 1 mm मतलब होता है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 15.4 मिलीमीटर का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है 1 mm इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू दे रखी है और हमें कितने की निकाल ली है, 15.4 mm की निकाल ली है। तो क्या करेंगे, 15.4 गुणा 110 कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, गुणा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव नहीं है और यहाँ 11 से गुणा करते हैं इसको। तो 11 चौक 44, 44 का 4 हासिल लगे 4, आगे 11 की 5 से करेंगे, 11 पंजे 55, 55 और 4 59 का 9 हासिल लगे 5 और 11 एकम 11, 11 और 5 16, 0 ये वाला था यहाँ पर लगा दिया, 1 के बाद दशमलव थी 1 अंक के बाद यहाँ पर लगा दी, यानी कि पूरे इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी पीछे जो है। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 1694 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1694, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समय पर घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा, 8 बजे, 6 बजे, 10 बजे या फिर 12:30 बजे। तो घड़ी बना लेते हैं, पहले हम यहाँ पर एक इस तरीके से बना लेंगे, 12, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11 12 इस तरीके से हो जाएगा। पहले पहला टाइम देखते हैं, 8 कब बजेंगे भाई, 8 बजने के लिए हमारी छोटी वाली सुई किस पर होगी, 8 पर होगी, छोटी वाली सुई 8 पर होगी, इस तरीके से यहां पर बना लेते हैं 8 पर होगी और बड़ी वाली सुई हमारी 12 पर होगी। तो ये तो हमारा 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। दूसरा टाइम देखते हैं 6
6 किस प्रकार बजेगा? 6 बजने के लिए छोटी वाली सुई हमारी किस पर होगी? 6 पर होगी, घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मेड वाली सुई हमारी 12 पर होगी। यानी कि इस तरीके से बन जाएगा, जो कि हमारा 180 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है पूरा। ठीक ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 6 बजे हमारा 180 का कोण बनेगा। आगे ऑप्शंस को चेक ही नहीं करेंगे। अगर चेक करके भी देखें तो 10 कब बजते हैं? एक सुई हमारी 10 पर होगी और दूसरी हमारी 12 पर होगी, ये भी 180 का नहीं बनेगा। 12:30 कब बजेंगे? अब 12:30 को देख लेते हैं एक बार। 12:30 बजने के लिए हमारी एक सुई किस पर होगी? एक सुई होगी हमारी 6 पर और दूसरी सुई 12 से थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि इतने आधे घंटे में तो ये वाली सुई घंटे वाली चलेगी ना आगे को, तो ये भी हमारा 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 6 पर ही बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक लड़के ने दो सम संख्याओं को जोड़ने के स्थान पर दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तो उसके उत्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन नहीं है याद, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन था कि एक लड़के ने दो सम संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया उससे कि भाई दो सम संख्याओं को जोड़ो, जैसे 2 और 4 को जोड़ना था तो हमारा 6 आ गया, लेकिन उसने क्या करा? दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तो उसके उत्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो हमारी संख्या आएगी वो सम आएगी या विषम आएगी, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो दोनों संख्या को जोड़कर देख लेते हैं। देखो भी अगर वो सम को जोड़ता तो ये वाली संख्या 6 जो कैसी संख्या आ रही है? ये हमारी आ रही है सम संख्या। अगर वो विषम संख्या को जोड़ दिया उसने, मान लिया विषम संख्या हमारी एक 3 हो गई, दूसरी 5 होगी, तो हमारी कौन सी संख्या आ रही है? तब हमारी आ रही है 8, जो कि एक क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया? चाहे वो सम संख्या को जोड़े या विषम संख्या को जोड़े, उसके उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो उत्तर आना है वो सम संख्या ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमारी सम संख्या आती है, अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमारी जोड़ने के बाद सम संख्या ही आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, 19 से 51 तक कितने अभाज्य युग्म होंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन आपका फिर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। कभी आपसे पूछता है 1 से 51 के बीच कितने अभाज्य युग्म होंगे, कभी आपसे पूछता है 51 से 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म होंगे, और एक बार आपसे पूछा था 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म होंगे, और आज फिर से पूछ लिया 19 से 51 के बीच कितने अभाज्य युग्म होंगे। तो पहले बात करते हैं अभाज्य युग्म होता क्या है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जैसे एक अभाज्य संख्या हमारी 3 हो गई, दूसरी होगी हमारी 5। अगर इनको घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? अभाज्य युग्म है। अगर हम बात करें 3 और 7 की, 3 और 3 एक अभाज्य संख्या हमारी, और क्या 7 भी एक अभाज्य संख्या है। इनकी बात करें 7 में से 3 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अंतर 4 आ रहा है, ये हमारा अभाज्य युग्म नहीं होगा। हमारा अभाज्य युग्म वो होता है ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 आ जाए, उनको अभाज्य युग्म कहते हैं। अब 19 से 51 के बीच कितने अभाज्य युग्म होंगे? तो देखते हैं। 19 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या आती है? 19 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 23, और 23 के बाद आती है हमारी 23 के बाद 29 आती है। ठीक है, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26, 27, 28, 29 आती है। इन दोनों का अंतर तो 2 नहीं आ रहा, ये नहीं होंगी। तो एक संख्या हमारी 29 आ गई। अब 29 के बाद क्या आती है? 30 नहीं होगी, 31 हो जाएगी। ठीक है, तो 29 और 31 इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो एक अभाज्य युग्म हमारा मिल गया। अब 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 हो जाएगी आपकी। 41 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, 42 नहीं होगी, और एक हो जाएगी आपकी 43। ठीक है, दो अभाज्य संख्या होगी, और इनका अंतर भी कितना आ रहा है आपका? इनका अंतर भी 2 आ रहा है। तो एक युग्म हमें ये मिल गया। 43 के बाद की बात करें तो 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, 51। 51 एक हमारी अभाज्य संख्या आ जाएगी, लेकिन नहीं, 51 अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो मतलब हमारी 19 से 51 के बीच जो अभाज्य युग्म है वो है टोटल 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राम ने 100 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के हिसाब से 2 किलो जामुन खरीदी है, और उसके दोस्त ने जो टोटल पैसे बैठे उस राशि का 3/10 भुगतान किया। मतलब 3/10 जो पैसे बैठे थे उसका 3/10 उसने दे दिए हैं। तो बताइए उसके दोस्त को कितनी ब्लैकबेरी मिलेंगी, मतलब जामुन मिलेंगी। उसके दोस्त ने कितना भुगतान किया है? 3/10 किया टोटल पैसे का। तो भाई उसको जब उसने 3/10 भुगतान किया है तो उसको जामुन भी टोटल जामुन का 3/10 ही मिलना चाहिए ना। 3/10 उसने भुगतान किया है तो उसको मिलेगा भी 3/10। ठीक है, तो कितने जामुन थी? 2 किलो जामुन थी, यानी कितनी थी? 2 किलोग्राम थी। अब आंसर हमारा ग्राम में दे रखा, तो इस 2 किलोग्राम के क्या बना लेते हैं? ग्राम बना लेते हैं। हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, और 2 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 2000 ग्राम का उसके दोस्त को कितना मिलेगा? 3/10 उसने पैसे दिए तो 3/10 ही मिलेगा। 0 से 0 घटा देंगे और 200 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6, 600 ग्राम आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40 मिलीमीटर की एक दियासलाई की 6 गुनी और 3 गुनी है, तो इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। दिया हुआ है भाई, एक दियासलाई है यानी कि एक माचिस की तिल्ली है, इसकी लंबाई दे रखी है टोटल 40 मिलीमीटर यानी कि 40 mm, और आगे क्या दे रखा है, एक आयत है। तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं यहां पर, इस तरीके से एक आयत बना लिया हमने, और दिया हुआ क्या है, जो इस आयत की लंबाई है वो इस वाली दियासलाई की जो लंबाई है उसकी 6 गुनी है, यानी कि 40 गुना 6 है। तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 mm, यानी कि 240 मिलीमीटर इसकी लंबाई होगी आयत की। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है हमें 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर लेंगे चौड़ाई के लिए, 40 गुणा 3 इक्वल टू हमारा आएगा 4 तिया 12, 120 mm। तो हमारी जो लंबाई आ गई वो आ गई 240 mm और चौड़ाई आ गई हमारी 120 mm। अब अगर हम इसके आंसर्स पर ध्यान दें तो जो हमें क्षेत्रफल निकालना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, और हमारी जो भुजाएं दे रखी है लंबाई चौड़ाई वो मिलीमीटर में दे रखी है। तो ऐसा करते हैं, पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है 10 मिलीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इनको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग कर देंगे, 120 में भी 10 से भाग कर देंगे और 240 में भी 10 से भाग कर देंगे। 240 में भाग करेंगे 10 से तो हमारा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, लंबाई हमारी 24 सेंटीमीटर आ गई। और अगर हम अपनी चौड़ाई की बात करें, 10 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, हमारी आ जाएगी ये 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल देंगे, आसान होता है क्षेत्रफल आयत का, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारी 24 है और चौड़ाई है हमारी 12, निकाल देंगे। 12 चौक के 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 चौक 48 और 4 28 हो जाएगा, यानी कि 288 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस वाले आयत का क्षेत्रफल, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें रैखिक समरूपता है लेकिन घूर्णन समरूपता नहीं है। तो घूर्णन समरूपता का मतलब होता है रोटेशनल सिमेट्री से, तो किसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब रोटेशनल सिमेट्री को समझ लेते हैं। चलो एक हम एक वर्ग का एग्जांपल लेते हैं, वर्ग बना लिया हमने यहाँ पर एक। अब रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है, अगर हम वर्ग को रोटेट करें, घुमाएं, अगर वर्ग को घुमाएंगे तो हमें आकृति वर्गाकार ही मिलनी चाहिए, सेम ही आकृति मिलनी चाहिए। तो अगर वर्ग को हम रोटेट करेंगे तो हमें सेम आकृति मिलेगी। तो हमें बताना किसमें सेम आकृति नहीं मिलेगी, ये बताना हमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, पतंग में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। अब हम पतंग को बना लेते हैं। यहाँ पर पतंग में क्या होता है, जो इसके ऊपर की दोनों भुजाएं होती है छोटी होती है लेकिन आपस में बराबर होती हैं, और नीचे की जो भुजाएं होती हैं ये दोनों भी आपस में बराबर होती है लेकिन ऊपर वाली भुजा से बड़ी होती है। तो अगर हम इस काइट को रोटेट करेंगे, मान लो हमने इसको रोटेट कर दिया, ऊपर को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो हमारी आकृति क्या होगी, बड़ी वाली भुजाएं ऊपर हो जाएंगी, छोटी वाली नीचे हो जाएगी, जो कि हमारी अलग आकृति होगी एक तरीके से, मतलब समरूपता नहीं रही ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 15, और ये जो प्रश्न नंबर 15 है बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक पासे में 3 फलकों पर 1, 3, 5 और अन्य पर 0 लिखा हुआ है। पासा क्या होता है, लूडो का जो गोटा होता है ना, वो हमारा पासा होता है। तो उसमें टोटल कितनी हमारी फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब हम इन फलकों को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, इन फलकों को खोलकर बना लेते हैं इस तरीके से, और इसको 6 बना लेते हैं। इसके पार्ट 2 और 3, 4, 5 और 6 पार्ट बन गए। और पहले 3 फलकों पर क्या लिखा हुआ है, पहले पे लिखा हुआ है 1, 3, 5 और बाकी के तीनों पर 0, 0, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। अब एक दूसरे पासे में अब एक दूसरा पासा और दे रखा है, यहाँ पर बना लेते हैं इसको भी। 6 फलक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बन गए। अब क्या दे रखा है कि दूसरे पासे में 3 फलक पहले के 2 गुने हैं। इसकी जो 3 फलक है पहले वाले के 2 गुने हैं, ये वाले 3 जो है, तो गुणा 2 कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे 1 की 2 आ जाएगा, 2 की 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 की 5 से करेंगे 10 आ जाएगा। अब हमने क्यों कर लिया गुणा, क्योंकि दे रखा है कि पहले जो 3 फलक है ये पहले वाले पासे के 2 गुने हैं। अब हो गए। अब बाद के 3 में क्या, बाद के 3 में 2, 4, 6 लिखा हुआ, लिख लेंगे 2, 4, 6। यदि दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन ज्यादा बार आएगा, अब इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि इसमें पूछा गया था। ठीक है, कौन ज्यादा बार आएगा, या 2 कितनी बार आएगा, या 4 कितनी बार आएगा, या 6 कितनी बार आएगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था कि कौन सा कितनी बार आएगा, ये होगा आपका। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, अगर हम दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे तो हमारा इसमें 2 कितनी बार है, तो अगर ऊपर वाले में तो 2 एक बार भी नहीं है, नीचे वाले में तो 2 बार है। अगर क्वेश्चन ये था कि 2 कितनी बार आएगा, तो 2 आपका 2 बार आएगा। ठीक है, और 6 कितनी बार आएगा, 6 हमारा 2 बार दे रखा है, तो 6 भी हमारा 2 बार आएगा, यानी कि 2 संख्याएं हमारी 2 बार आ जाएंगी। और आगे बात करें 10 कितनी बार आएगा, तो 10 हमारा 1 बार आ जाएगा,
और जीरो कितनी बार आ जाएंगे, जीरो की प्रायिकता क्या है, जीरो हमारा 3 बार आ जाएगा, तो जीरो 3 बार आ जाएगा। और अगर हम बात करें इसमें 5 की, तो 5 हमारा 1 बार आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चन हो गए। तो ये थे हमारे 15 प्रश्न जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।